Hello everyone, welcome to ASR NCERT Decoder. So today we are going to see a life process chapter of class 10th. So the very important thing is, what is life process? Okay, yes, this is the very first chapter of your biology. Stay connected to see all the videos here only and in a very fluent and a very understanding language, or you can say in a very soluble language. Okay, आप बहुत आसानी से इस चैप्टर को समझ पाओगे, बहुत ईजिली समझ पाओगे। ऐसा लगेगा जैसे आपने एक छोटी सी कहानी सुनी और आपका सारा चैप्टर फिनिश हो गया। बहुत सारे ऐसे भी चैप्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे बहुत बल्क में क्वेश्चन को जो कलेक्ट किया जाता है ना। तो जब बल्क में क्वेश्चंस को कलेक्ट किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है वो ही चैप्टर, वो ही टॉपिक आपका मार्क्स डिटरमाइन करेगा। तो बेस्ट थिंग ये है कि आपको उसको अच्छे से मतलब फोकस्ड होना चाहिए उस पर, या फिर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो नाउ द थिंग इज कि जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस पढ़ने हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम आपके 12th में भी काम आएंगे। आपके बेसिक्स एकदम क्लियर रहेंगे तो आप 12th में भी बहुत आसानी से कर पाओगे। एंड इवन इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर नीट एग्जामिनेशन और एनी अनदर एग्जामिनेशन इन विच बायोलॉजी क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड, तो आप बहुत ईजिली उसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। करना बस इतना है, आपको ये लिखना भी है जो कुछ अगर हम सेंटेंस बताते जाएं, लाइक क्यों हुआ, क्यों नहीं, ऐसा नहीं होता तो क्या होता, लाइक दैट, तो वो चीज़ को आप कॉपी करते रहोगे, है ना। जैसे हमने आपको बताया था कि जो कार्डियक पोर्शन है हमारे दिल, हमारे पेट का, तो जब भी उसमें जलन होती है तो ऐसा लगता है कि हार्ट बर्न हो रहा है, मतलब सीने में जलन हो रही है। सीने में जलन नहीं होती, वो पेट का अपर सेक्शन में जलन होता है ना। तो जब भी हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन ऑर्गन्स का पता लग जाएगा, फिर हमें समझ में आएगा कि बाकी क्या चीज़ हो रहा है। वैसे जो भी ऐसी कनेक्टेड चीज़ें हमें मिलेंगी हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली एक रूटीन प्रिपेयर करिए, आपको किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स को फटाफट से क्लियर करना है। एंड स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, दिमाग में इतना पक्का से रखिए कि आपको कब खत्म करना है अपना सारा सिलेबस, विद इन नवंबर तक फिनिश कर लेना है। दिसंबर आपकी रिविजन टाइम है, फिर जनवरी से आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो सारे चैप्टर्स कर लेना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सम ऑफ द चैप्टर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर बुक, इधर ऑफ योर मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो डजंट इट मीन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जब भी आप आगे एग्जाम देने जाओगे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन सारे चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो बेटर है कि उस चैप्टर को अभी तुम्हारे पास फुर्सत है ना। हम जितनी बार चाहें उस चीज़ों को हम रिपीट कर लें, ठीक है। एग्जामिनेशन के टाइम पर रिवीजन नहीं लेंगे, क्योंकि रिवीजन हमें उन चैप्टर्स का लेना है जो हमारे एग्जामिनेशन में या हमारे पेपर में इन्वॉल्व होने वाले हैं। लेकिन पढ़ना ज़रूर है, ये सच सोच के छोड़ दोगे ना कि अभी हमारे चैप्टर में है, सिलेबस में है ही नहीं ये चैप्टर, तो उसको छोड़ देते हैं, फिर एंट्रेंस के टाइम पर इशू हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो लाइफ प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस विच इज इम्पॉर्टेंट टू कंटिन्यू योर लाइफ। वो हर प्रोसेस जो आपकी ज़िंदगी को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ ऑल लाइफ प्रोसेस, ओके। सो कुछ इस तरह के प्रोसेसेस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट इज़ इट? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। सो हम लोग एक एक करके सेक्शन वाइज पढ़ते चलेंगे। द वेरी फर्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो हम लोग ह्यूमन डाइजेशन आपको इस चैप्टर में पढ़ना है स्पेशली। एंड क्लास 12th में जब आप जाओगे तो देन यू हैव टू लर्न अबाउट द कॉकरोच ऑल्सो, फ्रॉग ऑल्सो एंड अर्थवर्म ऑल्सो। व्हाट इज देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ऑल। सो हियर ओनली वी आर गोइंग टू कवर अप द ह्यूमन डाइजेशन, ओके। थोड़ा सा एनिमल का र्यूमिनेशन है, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। सो व्हाट इज इट? द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि डाइजेशन तो बाद में आए, सबसे पहले हम कंफ्यूज होते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिशन क्या है ना। सो न्यूट्रिशन इज व्हाट? न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ हैविंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन जो है वो क्या है? एक आपके खाने की प्रक्रिया, आप किस तरह से खाना खाते हो, है ना, दैट इज न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन में आपको पढ़ना क्या? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे बात समझ में?
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है, प्लांट्स का होगा। प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होते हैं, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, खुद ही खाना बनाते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ है। अच्छा, अगर बात की जाए केमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज की, देन they also can synthesize their own food, so you will include it? Yes, of course. Whatever the organism is, either they belong from animal group or a plant group, doesn't matter. लेकिन अगर वो अपना खाना खुद बनाते हैं, then we can involve it in autotrophic mode of nutrition. Now one example is running in your mind, that is यूग्लिना। आप सोच रहोगे कि मैम यूग्लिना तो एनिमल है, यूग्लिना अपना खाना खुद बनाता है, तो उसको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखेंगे या हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखेंगे? जो यूग्लिना है वो क्या है? एक ऐसा एनिमल है जो अपना खाना खुद बनाता है। कब? जब वो फोटोसिंथेसिस के सर्फ लेवल पे होता है, मतलब सूरज की रोशनी आ रही है, वो अभी एनिमल्स को नहीं मार के खा सकता है, तो वो क्या करेगा? फोटोसिंथेटिक करेगा। लेकिन जब सूरज की रोशनी अवेलेबल ना हो ना, तो वो तुरंत स्किप मारता है, ठीक है? वो क्या करेगा? वो हेट्रोट्रॉफिक हो जाएगा। ऑटोट्रॉफिक, जब वो सूरज की रोशनी आ रही है, अच्छे से खाना बना रहे हैं, मस्त मजे से खाना बना के जी रहे हैं, लेकिन सूरज की रोशनी नहीं है, आप यूग्लिना जो है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे सूरज की रोशनी प्रॉपर नहीं आ पा रही है, तो फिर वो क्या करेंगे? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाएंगे। अब आप सोच रहे होगे कि तब तो फिर यूग्लिना में क्लोरोफिल होगा। ऑब्वियसली होता है, क्लोरोफिल है तभी तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। नाउ यू गेट कंफ्यूज कि मैम हम लोग तो पढ़ते हैं कि प्लांट सेल में क्लोरोफिल होता है, एनिमल में होता नहीं है। नहीं, yes, exceptions exist always. So have a look here. We are going to see a mode of nutrition. So what is it? The very first mode of nutrition is what? Autotroph. Autotrophic mode of nutrition. Okay? And what the second is, that is heterotrophic mode of nutrition. Isn't it? Autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Auto means self, खुद से. Trophic, it means what? Process of making food. Hetero means another one. Trophic means food, made label of food. Don't you get confused with the trophic label? Okay. Yes, in ecosystem you will learn about it. The for primary trophic label, secondary trophic label, that is a different thing. Autotrophic and heterotrophic. Okay. So autotrophic, the very clear example is what? Plant. That we all know कि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं. बट अबाउट बैक्टीरियाज, दे ऑल्सो some of the bacteria show autotrophic mode of nutrition and while some of are showing that heterotrophic. Okay, तो हम लोग यहाँ जनरली कंसीडर अभी किसको करके चल रहे हैं? प्लांट को कंसीडर करके चल रहे हैं. तो हमारा जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बना रहा है. अब वो अपना खाना खुद बना रहा है कैसे? तो जब हम लोग प्लांट सेल पढ़े थे, then what we learned, this is the cell wall of the plant, this is the cell membrane of the plant, and this one is the vacuole. Here nucleus, endoplasmic reticulum, everything is here. If you don't have the idea about this picture, then please stay tuned and have a look of the another video. I will repeat it again. Okay, so there is a bag है जिसका नाम क्या है? प्लास्टिड. अगर उसमें ग्रीन बुरादे हैं, इट मीन्स उसमें क्लोरोफिल है, तो देन इट्स नोन एज क्लोरोप्लास्ट. डोंट गेट कंफ्यूज इन क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या है? ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है. लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये ग्रीन कलर का बैग है. अब बोला जाए ये ग्रीन कलर का ही बैग है? नहीं, इसका कोई कलर फिक्स नहीं है, ठीक है ना? ये प्लास्टिड है, लेकिन क्योंकि इस बैग में ग्रीन कलर की पिगमेंट भर जाती है और ये जो बैग है वो कैसा है? वो बिल्कुल से, मतलब आप ये बोल सकते हो कि कोई कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है.
दिस इज द वेल नोन. ओके, वाटर के कलर का है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल. तो वाटर के कलर का है, लेकिन उसमें किस तरह का बुरादा भरा है, ग्रीन कलर का. तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट इट लुक लाइक अ ग्रीन बैग. सो द ग्रीन बैग इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट एंड इनसाइड इट द पिगमेंट इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज क्लोरोफिल. डन. क्लोरोफिल किसको बोल रहे हैं, जो हरे रंग का पिगमेंट है. क्लोरोप्लास्ट किसको बोल रहे हैं, वो बैग जिसके अंदर हरे रंग का पिगमेंट है. मतलब पूरे बैग को, ओवरऑल पूरे बैग को क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं. जबकि खाना बनाने में हेल्प कौन करता है, क्लोरोफिल करता है. तो हम लोग वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली में ऑर्गेनल है, इसलिए हम लोग वहाँ पिगमेंट की बात करते हैं जब हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस ऑल. हैव अ लुक. So what does it? Plants are autotrophic. Okay, they make their food by own, synthesize their food by own. So what the things they require? What the things they require? The very first is sunlight. सूरज की रोशनी obviously इनको चाहिए भाई, बिना उनके तो इनका कुछ होगा नहीं. Second is what? Chlorophyll. And third is what? CO2. Fourth is what? H2O. नहीं? So रटा डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि photosynthesis is a process in which plants synthesize their own food with the help of sunlight, with the help of chlorophyll, carbon dioxide and water. वही चीज है. अब वो तो बच्चों वाली बात थी. अब ये बताओ, ये देखना, ऑक्सीजन यहाँ पे भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी अवेलेबल है. ठीक है, तो आपको ये बात तो पता है ना कि आपकी जो लीफ है, लीफ का ये गार्ड सेल है एंड ये स्टोमेटा है. स्टोमेटा जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो दिस ऑक्सीजन वाज द पार्ट ऑफ H2O और CO2. ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ये पहले H2O का पार्ट था या CO2 का पार्ट था. So this is your homework number first. So what is your homework? You have to write oxygen is evolved was a part of. Okay, oxygen is evolved at the time of photosynthesis. ये आप पढ़ समझ सकते हो इतना जनरली, कॉपी में फटाक से नोट डाउन करो. क्या है, जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस होने से पहले H2O का पार्ट था या CO2 का पार्ट था. डन, लिख लिया. चलो, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो पत्ता है ना, आप देखो बहुत, दिस इज अ पेटियोल. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं. दिस वन इज अ लीफ ब्लेड. लीफ ब्लेड ये जो होता है ये मिड वेन होता है. इस तरह से जो वेन होते हैं इनको वेनलेट बोला जाता है. यहाँ तक तो क्लियर है ना, लीफ के पार्ट्स तो क्लियर है, वेनलेट्स बोले जाते हैं. एंड इवन ये जो पूरा सरफेस, अपर सरफेस, ये जो सरफेस नजर आ रहा है, दिस सरफेस इज नोन एज लैमिना. क्लियर है. हमको यहाँ पे देखने में मिलेगा कि ये जो लीफ है ना, वो प्लांट सेल से मिलके बनी हुई है. हम एक प्लांट सेल को अलग करते हैं क्योंकि ये खूब सारे प्लांट का सेल मिलके बनाया होगा टिश्यू, खूब सारे टिश्यू मिलके बनाए होंगे ऑर्गन, एंड दैट द ऑर्गन इज लीफ. लीफ तो प्लांट का ऑर्गन है. ऑर्गन को कौन बनाया, टिश्यू. टिश्यू को कौन बनाया, सेल. तो वी आर गोइंग टू सी द सेल फर्स्ट. सेल के पास सेल वॉल है और ये इनका सेल मेम्ब्रेन है. फिर ये इनका वैक्यूल है. फिर बाकी सारे ऑर्गेनल्स हैं. आपको ये बात तो पिछले वीडियो में पता चल ही गया होगा कि प्लांट के वैक्यूल को हम क्यों बोलते हैं कि सेंट्रल होता है, लार्ज होता है, और ये न्यूक्लियस जो है प्लांट का वो किनारे क्यों चला जाता है. जबकि हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल एंड प्रेजेंट इन अ सेंटर ऑफ द सेल. ठीक है ना. तो वो चीज़, जो भी चीज़ आपको बताइए वो रिकॉल करते जाइए, ज़्यादा ईजी होगा. सो व्हाट इज इट, ये हमारा स्ट्रक्चर है. यहाँ पे हमारा क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर ग्रीन कलर की पिगमेंट है. हमको चाहिए सिर्फ यही देखना है क्या है, बाकी सारी चीजें तो हमें मालूम है. दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, दिस इज द स्टॉक ऑफ थैलाकोइड्स. ऐसे स्टॉक्स लगे, ऐसा लग रहा है ना जैसे सिक्के के ऊपर एक खड़े हैं. ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड लाइक दिस.
ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर जहां पे लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड दिस इज द स्ट्रोमा। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रोमा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, दिस वन इज द डार्क रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, डार्क रिएक्शन होगा। अब बोलोगे मैम डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में, हमने तो पढ़ा था सूरज की रोशनी में खाना बनता है। यस ऑफ कोर्स सूरज की रोशनी में खाना बनता है। तो जैसे आप देखोगे इफ योर मदर इज अ वर्किंग मदर, इवन तो अगर हाउसवाइफ भी हैं तो भी वो क्या करती हैं, सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आपको लंच बना के देना होता है, और फिर सुबह बहुत सारे काम होते हैं, नहीं भी होते हैं फिर भी दे फीमेल्स ऑलवेज वांट टू सम अप एवरीथिंग ऑन अ टाइम। तो मम्मी क्या करती है, रात में कुछ चीज़ प्रिपेयर कर लिया, जैसे सब्जियाँ काट ली, मसाला बना लिया, पीस लिया, मसाला रख लिया, सब कुछ जो भी है अरेंज करके अच्छे से, किचन रात में ही क्लीन करके रख लिया कि भाई सुबह फटाफट से लग जाना है। तो कंडीशन इज व्हाट, रात में कुछ चीज़ें प्रिपेयर होती हैं बट इट्स नॉट अ कुकिंग। तो सेम थिंग हैपन्स इन द प्लांट। जब भी सूरज की रोशनी नहीं होती है, एट द सेम टाइम ये क्या करते हैं, आधा रिएक्शन कर लेते हैं अपना। ये रिएक्शन हम आप लोगों को डिटेल में दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आधा काम अपना कर लेते हैं, दैट इज अ डार्क रिएक्शन। फिर सूरज की रोशनी आएगी, तब वो जब पूरा काम करेंगे, उनका ग्लूकोज फॉर्म होगा, उनका ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, तो उसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, ठीक है। जैसे बाकी बच्चे बोलते हैं वैसे तुम लोग भी बोलोगे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है, पहले तो बचपन से उनको गलत पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, जैसे जैसे आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ती जाती है, आप चीज़ों को ग्रास्प करने के लायक होते, तो आपको नई नई चीज़ें बताई जाती है। अब बेसिक में ही आपको बता दिया जाए कि ऐसा है कि प्लांट जो है वो खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। लेकिन ये भी है ना कि वो डार्क रिएक्शन भी कर सकते हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए पहले वो नहीं बताया जाता, अब बताया जाता है। डन। सो व्हाट इज इट, सूरज की रोशनी जो है ना, सूरज की रोशनी पड़ेगी। अब इस पिगमेंट को आप देखो तो इसके अंदर इस तरह से ग्रीन कलर के पिगमेंट्स है ये बैग के अंदर, और ये ग्रीन पिगमेंट्स जो है ये क्या हो जाएंगे, क्लोरोफिल ए गर्म होंगे और ये खाना बनाएंगे। क्या टूटेगा यहाँ पे फॉर्म होगा सिर्फ ग्लूकोज, हम लोग वो पढ़ लेते हैं, क्या टूटेगा दैट इज नॉट आवर टास्क, ठीक है ना। तो ये फटाक से बन के रेडी हो गया आपका खाना। तो जब पौधे खाना बना लिए, चलो जनरल सी बात है, पौधे ने खाना बनाया तो ग्लूकोज ना, और ग्लूकोज जो है वो क्या है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है बहुत ईजली। जब आपका ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो फिर पौधे उस ग्लूकोज को कैसे जमा करते हैं। पौधे अगर ग्लूकोज रख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने पत्ती में ग्लूकोज बनाई, तो यहाँ पे पत्ती है भाई, नीचे में रूट है, इधर ब्रांचेस है, इधर वो है, सब जगह भेजना है तो पानी में घोल करके भेज दिया, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो पौधे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज तो बनाया उन्होंने, ठीक है। ये तो बात क्लियर थी कि वहाँ यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज आउट हो रहा है, तो यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बन के तैयार हो गया। अब वो सारा का सारा ग्लूकोज जो है वो जा रहा है, स्टेम को जा रहा है, ब्रांच को जा रहा है, फ्रूट को जा रहा है, बर्ड को जा रहा है, फ्लावर को जा रहा है, एवरीवेयर। लेकिन अगर फिर भी कुछ बच गया है ग्लूकोज, तो अब वो क्या करेंगे, उनको स्टोर करना है, जमा करके रखना है। क्या पता कल हमारा नया पत्ता का छोटा, जो हम लोग उसको लीफलेट बोलते हैं, या जो हमारा लीफ बर्ड है वो आने वाला है, या फिर हमारे नए फ्लावर्स बर्ड आने वाले, तो वो पौधे को वहाँ पे अपनी एनर्जी, अपना फूड देना होगा, तो वो खाने को स्टोर करके तो रखें। और नहीं रखेंगे तो फिर आप क्या खाओगे, आप भी तो वही खा रहे हो जो वो स्टोर करके रख रहे हैं। जो उन्होंने अपने पे खर्च कर लिया वो तो आपको मिलने वाला है नहीं, है ना। तो जो उन्होंने स्टोर करके रखा, अगर वो ग्लूकोज को ही स्टोर करके रखते हैं तो ग्लूकोज तो पानी में घुल जाता है, और पौधे की बॉडी में कंटिन्यू ट्रांसपीरेशन प्रोसेस चलती रहती है। तो जब ट्रांसपीरेशन प्रोसेस चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि सारा ग्लूकोज पानी में घुल जाएगा, तो वो जमा क्या ही करेंगे। इसलिए वो ग्लूकोज को चेंज कर लेते हैं स्टार्च में, ताकि स्टार्च जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, वो स्टोर किया जा सके। अब समझ में आया पौधे उसको स्टार्च के फॉर्म में क्यों जमा करते हैं, ठीक है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वन, व्हाई ग्लूकोज इज नोन एज इंस्टेंट एनर्जी। सो राइट डाउन द सेकंड क्वेश्चन एज योर होमवर्क, व्हाई ग्लूकोज इज नोन एज instant energy. Write it down. So why glucose is known as instant energy? Instant एकदम तुरंत से आपको एनर्जी मिल जाती है, आप ग्लूकोज खा पी लेते हो, तो ऐसा क्यों होता है।
give you the answer. Actually, you have to find the answer. Okay, हम आपको पढ़ाएंगे, आपको वहाँ पे find out करना है आंसर की कैसे है. And if you are able to solve this question, then please comment me. Okay. हाँ, then I come to know कि you are very serious about your study or not. So have a look. क्या है हमारा सेल है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में इस तरह से प्रोसेस प्रेजेंट है, दैट विल शो डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन. तो फाइनली इन्होंने क्या बनाया, ग्लूकोज. अब ग्लूकोज बनाने के साथ साथ यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, जो ग्लूकोज है वो इधर इधर भेज दिया सब जगह. ग्लूकोज भेज दिया कहाँ, जाओ 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 जाओ, जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे चले जाओ, जहाँ नहीं भी ज़रूरत है वहाँ पे जाकर के स्टोर हो जाना. तो स्टोर कहाँ होना, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे स्टोर हो जाना. भाई हमारे पास वैक्यूल बना ही किस लिए है, वैक्यूल इज नॉट अ वेस्ट मटेरियल ना, इट्स नॉट अ वेस्ट पार्ट ऑफ द सेल. ये वो स्टोर रूम्स को आप बोल सकते हो जिसमें काम की चीज़ें भी, बेकार चीज़ें भी जमा कर दी जाती हैं, तो जमा हो जाएगा यहाँ पे जा करके. ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाया, दैट इज C6H12O6. It means glucose together with oxygen. Oxygen is evolved and the question is कि ऑक्सीजन जो है वो किसका पार्ट था. चलो अब बताते हैं कि पौधे को ये चार चीजें चाहिए. सनलाइट कहाँ से मिल जाएगा, ये इनको मिल जाएगा सन से. क्लियर. क्लोरोफिल इनके पास खुद है. CO2 कहाँ से मिलेगा, ये एयर से आप बोल सकते हो या फिर इसको बोल सकते हो इन्वायरमेंट से. ठीक है. नाउ वाटर कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा सॉइल से. और क्या चाहिए, तो सॉइल के वाटर के साथ साथ कुछ जो होते हैं वो मिनरल्स भी इसमें ऐड होते हैं. मिनरल्स प्लस पानी इनको अपने साथ साथ मिल जाता है. ठीक है. सो द क्वेश्चन विल आस्क कि फ्रॉम वेयर द रॉ मटेरियल द प्लांट विल रिसीव. तो प्लांट विल रिसीव सनलाइट फ्रॉम द सन, क्लोरोफिल दे हैव, and CO2 from the environment or from air, and last is H2O from soil. So the condition is what कि जो मिट्टी में हम लोग पानी पटाते हैं, आप लोग देखे होंगे कि हम ये पौधे को पूरा से जाके ऊपर से नहला दिए, ऊपर से जग से पानी भर भर के, तो वो किसी काम का नहीं है. आपको पानी देना कहाँ है, रूट के पास देना है. दैट्स वाई वी इन्वेंट दैट ड्रिप इरिगेशन. नॉट वी इन्वेंट, एक्चुअली ह्यूमन बीइंग. तो वाई वी इन्वेंट दैट ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि पानी की जरूरत कहाँ है, जमीन में, तभी जमीन से ही वो पानी पौधे को जाने वाली है, बाकी कहीं से नहीं. ना तो क्वेश्चन हिट इन योर माइंड कि मैम फिर दिल्ली में पेड़ को नहलाया क्यों जाता है. लीफ, क्योंकि वो प्रोसेस करे, CO2 एब्जॉर्ब करे, ऑक्सीजन रिलीज करे, इसलिए उनका सरफेस जो है वो साफ होना जरूरी है. वो परत उसके ऊपर किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना डस्ट है कि जो पत्तियां हैं पेड़ों की वो उस पर डस्ट भर जाती है और उनका प्रोसेस नहीं सफल हो पाता है. तो हम लोग उसको वॉश करते कि जो भी गंदगी पत्ती पे है वो गिर जाए और पत्ती हमारी फ्री हो जाए टू फोटोसिंथेसाइज टू मेक मोर एंड मोर ऑक्सीजन. नाउ यू गॉट द पॉइंट. ओके. सो प्लांट जो है वो बड़े मजे से खाना बना रहा है अपना. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब आते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे. Give me some time. I'm going to rub this all. Okay. So this one is all done. Now we are going to see a heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition में आपको क्या पढ़ना है? The very first thing is what? Herbivore. Second one is carnivore. Fourth one is omnivore. Fifth one is saprophyte and the last is parasite. Okay. So बोलोगे मैम ये तो बहुत आसान, हमको पता है, हमको पता है. क्या पता है? हर्बीवोर, ये क्या हो जाएंगे, ग्रास ईटर. ग्रास ईटर, नॉट ओनली ग्रास, इट मीन्स प्लांट ईटर. ये क्या हो जाएंगे, ये क्या खाएंगे, फ्लैश. सो हर्बीवोर्स आर द एनिमल which fully depend upon the plant. Directly depend upon the plant, not fully, directly depend upon the plant. Carnivores, they will eat flesh. Omnivore, flesh plus plant both. हाँ, तो ये तो एग्जाम्पल आप लोग को बहुत पहले से पता है, डेफिनेशन पता है, तो आप लोग क्या ही सोचोगे, मैम इतना आसान सा चीज पढ़ा रही है. एक क्वेश्चन है, दिमाग में रखना. सो सैप्रोफाइट क्या हो जाएंगे, ये किस पे फीड करेंगे, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल. डेड एंड डिकेइंग मटेरियल. व्हाट डू यू मीन बाय डेड एंड डिकेइंग मटेरियल? डिके करना मतलब सड़ना गलना, डेड मतलब मरा हुआ. तो अगर पौधा मर जाए, जानवर मर जाए, तो उनको जो अपना खाना बना लेगा वो कहाँ हो जाएंगे, सैप्रोफाइट. या फिर मर गए हैं, सड़ रहे हैं जमीन में, तो फिर उनका जो उन पे जो खाना बनाएगा वो क्या हो जाएगा, सैप्रोफाइट.
So example is what? Example is fungi and bacteria. अब समझ में आया क्यों हम बोले थे कि some bacterias are autotroph and some bacterias are heterotroph also. एक जगह और आपको एग्जाम्पल मिलेगा बैक्टीरिया का. सो बट ठीक है ना. तो क्या है, ये हमारे डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे खाना खा रहे हैं. कैसे खा रहे हैं भाई? कोई जानवर मर गया, कोई पौधा मर गया, या फिर आप ऐसे समझ लो कि हमने खेती करी, खेती करके हमने स्टेम को काटा, लेके घर आ गए, रूट को जमीन में छोड़ दिया, तो फिर वो तो मर ही गया है ना ऑब्वियसली. तो वो सड़ेंगे गलेंगे विद द हेल्प ऑफ सेप्रोफाइट्स. तो बैक्टीरियाज आर अवेलेबल एंड फंगी इज अवेलेबल ओवर देयर. ओके, नाउ द लास्ट वन इज पैरासाइट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पैरासाइट जो होते हैं, ये दो तरह के पैरासाइट आपको मिल जाएंगे. सो फर्स्ट वन इज ectoparasite and second one is endoparasite. What do you mean by ectoparasite? Ecto मतलब बाहर. The parasite which feed upon the host body but it present outside from the host. होस्ट की बॉडी से ही वो उनको खाना खाना है, होस्ट की बॉडी पे डिपेंडेंट है, लेकिन वो रहेंगे कहाँ? होस्ट की बॉडी से बाहर. वो क्या कहलाएंगे? एक्टोपैरासाइट. एग्जाम्पल दो. लाइस नहीं, ऑब्वियसली लाइस जो हैं वो आपके सिर से आपका खून चूसते हैं, रहेंगे वो आपके खून पे, उनको और कुछ नहीं करना. उनको ऐसा नहीं कि हवा पी के जी लिए या कुछ और खा लिया, आपके ब्लड पे वो जी रहे हैं. लेकिन ब्लड पे भी जी रहे हैं तो कहाँ? आपकी बॉडी के बाहर से वो चिपके हुए, आप उनको निकाल के फेंक सकते हो, मार सकते हो, है ना. सो व्हाट इज इट? लाइस. नाउ कम टू द एंडोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट इज व्हाट? एंडोपैरासाइट इज अ पैरासाइट विच प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट बॉडी. होस्ट बॉडी से ही खाना खाना है, लेकिन रहेंगे कहाँ? बॉडी के अंदर. जैसे क्या हो सकता है? जैसे आपके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं. एंडोपैरासाइट, गिव मी द एग्जांपल ऑफ एंडोपैरासाइट. द बैक्टीरिया प्रेजेंट इनसाइड योर इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होने वाले बैक्टीरिया, ये क्या है? आपके एंडोपैरासाइट है. बहुत सारे ऐसे पैरासाइट हो गए, जस्ट लाइक फिलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट. ये सारे पैरासाइट कैसे जी रहे हैं? आपके खून पे जी रहे हैं मस्त मजे से. तो ये क्या हो जाएंगे? एंडोपैरासाइट. नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफरेंस बिटवीन इसको क्या बोल सकते हो? ओमनीवोर बोल दो. ओमनीवोर एंड पैरासाइट. क्या है डिफरेंस इनके बीच का? राइट डाउन द क्वेश्चन. सो द थिंग इज व्हाई आई आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओमनीवोर क्या है? वो जो घास को भी खा रहा है, मांस को भी खा रहा है. इट मींस व्हाट? वो अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, वो डिपेंड है दूसरे पे. आप सिर्फ ओमनीवोर की बात ना करें, आप इन सब की बात करें तो क्या है? ये सारे के सारे किस पे डिपेंड कर रहे हैं? दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं. भाई काम तो हमारा पैरासाइट कर रहा है, तो फिर फर्क क्या है? ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज ऑल? ये तो अपना किसी न किसी पे डिपेंड कर. ऑटोट्रॉफ अपना खाना खुद बना रहा था, ऑटोट्रॉफिक वाले ना पौधे बना रहे थे. तो दिस विल डिपेंड अपॉन द प्लांट, दिस विल डिपेंड अपॉन द एनिमल, दिस विल डिपेंड अपॉन द बोथ प्लांट एंड एनिमल. इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड दे विल डिपेंड अपॉन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल. बट द कंडीशन इज अपना खाना नहीं बना रहे, दूसरे पे डिपेंड कर रहा है. ये भी तो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है. तो फर्क क्या है? डिफरेंस इज दैट जो आपके पैरासाइट होते हैं, दे विल ईट डाइजेस्टेड फूड. ये कैसे करेंगे? दे विल ईट डाइजेस्टेड फूड. डाइजेस्टेड फूड मतलब हम लोग खाना खाओ, हम लोग खाना पचाओ, हमारा खाना जो है वो खून में दौड़े और ये क्या करें? वहां से ग्लूकोज ऐसे झपट्टा मार के जो ग्लूकोज उड़ा के ले गए. हमने वो ग्लूकोज बनाने के लिए खाया, चबाया, उतना सारा चर्निंग मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किया, फिर जाके वो एब्जॉर्ब हुआ है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से और खून में. अब जब जैसे ही ग्लूकोज हमने पहुंचाए कि सारे सेल को दे दो भाई एटीपी बना ले, तब तक क्या हुआ? ये पैरासाइट हमारे खून से ग्लूकोज को ही उड़ा लिया. तो इट मीन्स व्हाट? दे विल ईट डाइजेस्टेड फूड. बट हर्बीवोर्स वो घास खाएंगे, चबाएंगे, उसको पचाएंगे. पचा हुआ खाना तो नहीं ले रहे ना, वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से खाना पचा रहे हैं. कार्निवोर्स ये भी अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से खाना पचा रहे हैं. ओमनीवोर्स ये भी अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से खाना पचा रहे हैं. सेप्रोफाइट्स दे ऑल्सो. पैरासाइट जो है ये नहीं, ये किसी और का पचा पचाया खाना. भाई सब्जी नहीं दो, सब्जियों को काटना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बना के दो. आगे बात समझ में? तो पैरासाइट्स वैसे हो गए. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट? कि पैरासाइट डाइजेस्टेड फूड तो खा ही रहे, तो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है क्या? नहीं. क्यों ही जरूरत होगी? जब उनको खाना पचाना ही नहीं है तो डाइजेस्टिव ऑर्गन लेके बाहर क्यों बढ़ाना? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Why digestive system is absent? Digestive system is absent in parasite. In parasite. Ready, down? This is the 4 questions. You should complete it. And I'm not going to see either you are doing or not doing, but the thing is what, अगर आप करते हो तो आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है. आप नहीं करोगे तो हम तो आपके घर आके आपका होमवर्क कॉपी चेक नहीं कर रहे हैं कि आप कर रहे हो. लेकिन अगर आप करते हो तो फिर बहुत सारे ऐसे आपके पास क्वेश्चंस का एक रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस का एक बंडल हो जाएगा, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देंगी. एंड बेटर ये होगा कि आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, है ना. और अगर आपको अपनी फ्यूचर बनानी है तो मेहनत भी आप ही को करनी होगी, बाहरी कोई इंसान नहीं कर सकता है. तो आप सोच लो, पढ़ो, आसानी से समझो उसको और लिखो ज़रूर अपने लैंग्वेज में. सो व्हाट द अनदर वर्क यू हैव टू डू इफ़ यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर स्टडी, तो आपको करना क्या है, ये सारे टर्म्स जो मैंने दिए ना, ये सारे टर्म्स को डिफाइन कर लेंगे और ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट थिंग. थैंक यू एवरीवन.